वेलकम टू डेफ टू डीएसए। एग्जाम सीजन के साथ हम लाए हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पैकेज, जिसमें हम आपको डिटेल आंसर के साथ साथ उस क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है वो अप्रोच समझाएंगे। सो वी गोना स्टार्ट आवर क्लासेस विद इलेक्ट्रिकल। एडिटिव टू इट, इन सारे लेक्चर्स के नोट्स की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट पीडीएफ सिक्योर्ड है, जिसका पासवर्ड आपको हमारे वीडियो लेक्चर के किसी भी पार्ट में मिल सकता है। सो नाउ इट्स योर फन टास्क टू फाइंड आउट द पासवर्ड एंड हैव एक्सेस टू द पीडीएफ। सो गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो वी गोना स्टार्ट विद लेवल ए, easy questions. So it is our unit first. What is Kirchhoff voltage and current law? Kirchhoff's current law, KCL. So इसकी टेक्निक रहेगी the traffic rule. The total current entering a junction equals the total current leaving it. जितना करंट हमारे जंक्शन में एंटर करेगा उतना ही करंट हमारे जंक्शन से बाहर जाएगा। इसको हम इमेजिन करेंगे रोड इंटरसेक्शन की तरह। द नंबर ऑफ कार्स एंटरिंग मस्ट बी द सेम एज दोज लिविंग। नो कार्स मैजिकली वैनिश। जितनी भी कार्स हमारे रोड में आएंगी, एंटर करेंगी, उतनी ही कार हमारे रोड से बाहर जाएंगी। कोई भी कार मैजिकली वैनिश नहीं हो सकती है। This help analyze how current splits and combines at the circuit nodes. तो ये हमें help करेगा कि how our current gonna be split and combined at our node. Okay? So, Kirchhoff's voltage law, KVL. The roller coaster ride. The sum of voltages around a closed loop is always zero. तो जो भी हमारा समेशन रहेगा वोल्टेजेस का वो हमेशा इक्वल टू रहेगा हमारे जीरो का, which can also be expressed as the algebraic sum of voltage sources is equal to the algebraic sum of voltage drops that are present in a loop. Okay, so इसको हम देखेंगे riding a roller coaster. If you start at a height, drop down, go up again and finally return to the starting point, the total change in the height cancels out, just like voltages changes in a circuit loop. ओके तो इसका फॉर्मूला अप्रोच देख लेते हैं कि आप जिस तरीके से आपको एक इजी लगेगा अपने एग्जाम में इसे याद करने के लिए। दैट इज KCL, summation of current that is coming in. Okay, तो summation of current I in is equal to summation of current I out. ठीक है, current entering is always equal to current leaving. Then come to KVL, the summation of voltage is equal to 0. The sum of voltage drops and rises in a loop is always equal to 0. जितना भी करंट हमारे उसमें बढ़ा है, ड्रॉप हुआ है, उस सब का समेशन हमेशा 0 रहेगा। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल को हम किसे एक वाटर फ्लो एनालॉजी से समझेंगे। इमेजिन अ सर्किट विथ 3 रजिस्टर इन अ लूप एंड अ बैटरी सप्लाइंग पावर। हाउ हेयर किरचॉफ लॉ अप्लाई। तो किरचॉफ लॉ कैसे अप्लाई होगा, हमारे पास एक वाटर फ्लो एनालॉजी यूज करने वाले हैं, तो इसमें एक हमारा सर्किट होने वाला है जिसमें 3 रजिस्टर्स होंगे हमारे और एक बैटरी होगी जो कि उसे सप्लाई करने वाला है। ओके, तो केसीएल का काम यहाँ पे होगा वाटर स्प्लिटिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे होगा जंक्शन होगा जो कि हमारे करंट को स्प्लिट करेगा I1 और I2 में। तो अकॉर्डिंग टू केसीएल हमारी वैल्यू बन जाएगी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. I1 plus I2. So moving ahead. So this will be this is like water flowing through a pipe. If 10 liter per second enter, 10 liter per second must leave. अगर 10 liter per second में enter कर रहा है तो 10 liter per second में leave भी करना चाहिए। तो नाउ किरचॉफ वोल्टेज लो, अब ये हमारी इस एनालॉजी में देखेगा एनर्जी इन अ लूप, एक लूप में किस तरह से एनर्जी वर्कआउट करने वाली है। तो नाउ लेट्स से द बैटरी प्रोवाइड्स 10 वोल्ट, हमारी बैटरी 10 वोल्ट प्रोवाइड करा रही है एंड द 3 रजिस्टर्स इन अ लूप कैन कॉज वोल्टेज ड्रॉप्स 4 वोल्ट, 3 वोल्ट एंड 3 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। ओके, तो जो भी हमारे 3 रजिस्टर से अकॉर्डिंग टू दैट जो भी ड्रॉप हमारा वोल्टेज में आ रहा है वो हमने उस तरीके से लिख दिया। अप्लाइंग केवीएल, तो ये हमारे केवीएल हम देख सकते हैं 10 वोल्ट का राइज था तो -4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट ये हमारे रजिस्टर ने ड्रॉप कराया जिसका समीशन हमारे पास क्या आया, 0 आया। This means all energy given by the battery is consumed in the circuit and nothing magically appears or disappears as said before. Okay. Briefly, now next question. Briefly explain source transformation.
सो व्हाट्स सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम समझेंगे द मैजिक ट्रिक ऑफ सर्किट से. द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज अ टेक्निक used to simplify circuit analysis by converting a voltage source in series with a resistor into a current source in a parallel with a resistor or vice versa. Okay, so how does it work? Voltage source to current source. Voltage source to current source. A voltage source V with a series resistance R can be transformed into a current source in parallel with R. ठीक है. The current I is given by I equal to, second write for you, I equal to V divided by R. और इसको हम एक और तरीके से V equal to IR भी हम कहते ही हैं. ओके, बट इट विल कम लेटर ऑन. करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स, ये था हमारे वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स. एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है, उसके थ्रू आप वाइस वर्सा इनको एक दूसरे में कर सकते हैं. करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स, अ करंट सोर्स I in parallel with R can be converted into a voltage source V in series with R. A voltage V is given by V equal to IR. मैंने कहा ना आपको, अगर आपको वोल्टेज टू करंट करना है या करंट टू वोल्टेज करना है, फॉर्मूला एक ही याद रखना है, वो रखना है V equal to IR. सो मूविंग अहेड, हमारे पास एक फन ट्रिक भी है कि हम इस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में बेटर वे में समझ सकें. थिंक ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लाइक चेंजिंग आउटफिट्स. अब चेंजिंग आउटफिट्स कैसे होगा? वेदर इन सीरीज और पैरेलल, इट्स स्टिल द सेम इलेक्ट्रिक पर्सनैलिटी इनसाइड. अब हम इसे सीरीज कह लें या पैरेलल कह लें, बट एट द एंड ऑफ द डे इट हैज द पर्सनैलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक ओनली. ओके, सो fun way to remember. One more fun way we have here. Think of it like swapping between two movie roles, either leading with voltage and supporting with resistance or vice versa with current. But the underlying electrical story stays the same. Okay, तो हमारे इसमें विलन कोई भी रहे, हीरो कोई भी रहे, चाहे करंट रहे चाहे वोल्टेज रहे, बट हमारे पास जो हमारी स्टोरी का लाइन है, स्टोरी लाइन है, वो सेम ही रहेगी. So moving ahead with our question third, how do you apply the superposition theorem to a circuit with multiple voltage sources? So first of all, what is superposition theorem? हमें वो पता होना चाहिए. तो ये हमें हेल्प करता है सिंप्लीफाई सर्किट एनालिसिस व्हेन मल्टीपल वोल्टेज और करंट सोर्सेज आर प्रेजेंट. तो सुपरपोजिशन हमें हेल्प करता है कि हम सर्किट को अच्छे से एनालाइज कर सके जब हमारे पर मल्टीपल वोल्टेज हो, करंट सोर्सेज हो. इट स्टेट्स इन अ लीनियर सर्किट, एक लीनियर सर्किट में विद मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेज, जिसमें हमारे पास बहुत से इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं. अभी सोर्सेज के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. द टोटल रिस्पॉन्स एट एनी पॉइंट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज ड्यू टू ईच सोर्सेज एक्टिंग अलोन विद ऑल अदर सोर्सेज टर्न्ड ऑफ. हमारा हर एक सोर्स टर्न्ड ऑफ हो जाएगा, बट हमें एक एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज को, हमारा सोर्स क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, उनके सम को लेकर आगे इसे सॉल्व करेंगे. इसे हम अप्लाई कैसे करते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस क्वेश्चन का. स्टेप्स टू अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम. टर्न ऑफ ऑल सोर्सेज एक्सेप्ट वन. हर एक सोर्स को टर्न ऑफ कर दो, जैसे हमने अभी डिस्कस किया. हर एक सोर्स को टर्न ऑफ कर दो. एक इंडिविजुअल को लेकर हम काम करेंगे. फॉर वोल्टेज सोर्सेज रिप्लेस देम विद शॉर्ट सर्किट, जीरो वोल्टेज. ठीक है, शॉर्ट सर्किट कर दो सारे वोल्टेजेस को. करंट सोर्सेज के लिए हम उसे ओपन सोर्स कर देंगे या ओपन सर्किट कर देंगे, जिससे कि उसमें भी जीरो करंट हो जाएगा. उसके बाद सर्किट को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेट वोल्टेज एंड करंट ड्यू टू एक्टिव सोर्सेज. ठीक है, जो भी हमारा सोर्स प्रेजेंट है उसमें से हम वोल्टेज और करंट को कैलकुलेट कर लेंगे. फिर हम इसी तरीके से सभी के लिए हम हर एक रिसोर्स के लिए हम इसे रिपीट करेंगे. री एनेबल अनदर सोर्स वाइल कीपिंग अदर्स ऑफ. सॉल्व द सर्किट अगेन. ठीक है, एक को करा, इंडिविजुअल उसमें लिया और आगे हम इसे सॉल्व करते गए. रिपीट करनी है हमें हमारी प्रोसेसेस. सम द इंडिविजुअल अफेक्ट, जो भी हमारे इंडिविजुअल अफेक्ट्स हैं उन्हें हम सम करते हुए चलेंगे. कूल. एड अप द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ईच सोर्स टू गेट टोटल वोल्टेज और करंट एट रिक्वायर्ड पॉइंट्स. ठीक है. एग्जाम्पल, थिंक ऑफ इट लाइक अ ग्रुप परफॉर्मेंस. इसको भी हम एक एग्जाम्पल की तरह से समझ लेते हैं. एक ग्रुप परफॉर्मेंस हो रही है हमारी. इमेजिन एन ऑर्केस्ट्रा वेयर ईच इंस्ट्रूमेंट प्लेज सेपरेटली बिफोर कमिंग टुगेदर टू क्रिएट अ मेलोडी. Likewise, in circuit analysis, each source acts alone.
अलोन इंडिविजुअलिटी एंड देयर अफेक्ट्स एड अप, उनको फिर हम ऐड कर लेंगे एंड क्रिएट द फाइनल सर्किट रिस्पॉन्स. ठीक है. नाउ व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम. अब इसकी लिमिटेशंस क्या है जिसकी वजह से हमें बाकी थ्योरम्स को अडेप्ट करना पड़े, वो होंगी हमारी. वाइल सुपरपोजिशन थ्योरम इज अ पावरफुल टेक्निक फॉर सर्किट एनालिसिस, इट हैज सम लिमिटेशंस. कुछ लिमिटेशंस है हमारे पास. अप्लाइज ओनली टू लीनियर सर्किट. पहला हमारा आ गया लीनियर सर्किट. इट वर्क्स ओनली फॉर सर्किट विद लीनियर कंपोनेंट्स लाइक रजिस्टर, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स. Non-linear elements, diodes, transistors and voltage dependent resistors cannot be analyzed using superposition. Power calculation isn't direct. Power calculation सीधे सीधे नहीं हो रहा है. Superposition applies only to voltage and current, not directly to power. Since power depends on the square of voltage or current, ठीक है, this are formula. Individual power values cannot be simply added. ठीक है. तो हमारा सीधे सीधे इसमें एडिशन नहीं हो रहा है, सीधे सीधे हमारी पावर की कैलकुलेशन नहीं हो रही है. हमें इंडिविजुअल पे इसे सॉल्व करना पड़ रहा है, फिर एडअप करना पड़ रहा है. ओके. तो ये हमारे लिए एक ड्रॉबैक हो सकता है. नॉट प्रैक्टिकल फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट. ऑब्वियसली इफ अ सर्किट हैज मैनी सोर्सेज, यूजिंग सुपरपोजिशन बिकम्स tedious means it become hectic, it becomes difficult to solve it. क्योंकि एक तो ये लीनियर के लिए पॉसिबल है, नॉन लीनियर्स के लिए it is not that worth it. More calculations equal to higher chances of mistakes. Moving ahead. Okay. So then it doesn't work for dependent sources. Superposition applies to the independent sources only. Dependent sources controlled by circuit variables require special techniques. अब ये हमारे डिपेंडेंट सोर्सेज के लिए भी वर्कफुल या वर्थ इट नहीं है. फन वे टू रिमेंबर. वन मोर एग्जाम्पल वी डू हैव हेयर. दिस फन वे टू रिमेंबर हमें हेल्प करेगा कि हम अपने एग्जाम में इन्हें किस तरीके से याद कर सकते हैं, वरना सब चीज़ें मेस्ड अप हो जाती हैं और वो फिर हमें वहाँ एग्जाम में डिफ़िकल्टी आती है. Think of superposition like mixing separate music tracks. It works beautifully when the tones are simple and linear. But if the instruments create wild, unpredictable beats, non-linear elements, the matter fall apart. Okay? So this is our superposition theorem. Then, can the superposition theorem be applied to circuits with dependent sources? तो क्या हमने कह तो दिया कि independent sources का काम कर सकता है, but is it कैन इट इज पॉसिबल कि हम इसे अप्लाई कर सकें हमारे डिपेंडेंट सोर्सेज के साथ. सुपरपोजिशन थ्योरम इज प्राइमरली यूज्ड फॉर सर्किट्स विद इंडिपेंडेंट सोर्सेज, वोल्टेज और करंट सोर्सेज दैट डू नॉट रिलाई ऑन एनी सर्किट वेरिएबल. हाउएवर, if a circuit contains dependent sources, superposition can be still applied but with a modification. एक modification हमें करना पड़ेगा, but dependent sources के साथ भी हम इसे possibly solve कर सकते हैं. ठीक है, कैसे करेंगे, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं. डिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी टर्न ऑफ. डिपेंडेंट सोर्सेज को हम टर्न ऑफ नहीं करेंगे. अनलाइक इंडिपेंडेंट सोर्सेज, डिपेंडेंट सोर्सेज मस्ट रिमेन एक्टिव बिकॉज देयर वैल्यू डिपेंड्स ऑन अ सर्किट वेरिएबल. तो वो हमारा वेरी ना कर जाए, हमारा रिजल्ट वेरी ना कर जाए, इसके लिए हम अपने जो भी डिपेंडेंट सोर्सेज होंगे उनको हमेशा एक्टिव रखेंगे. यू कैन नॉट रिप्लेस अ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स विद अ शॉर्ट सर्किट और डिपेंडेंट करंट सोर्स विद एन ओपन सर्किट. Solve using standard superposition steps. Consider one independent source at a time, replacing other independent sources accordingly. Short circuit for voltage sources, open circuit for current sources. तो हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट सोर्सेज को तो हम इंडिविजुअली ही उसमें सॉल्व करेंगे. Keep dependent sources active and solve the circuit normally. ठीक है, डिपेंडेंट को हम एक्टिव रखेंगे और बाकी सर्किट को हम नॉर्मली सॉल्व करते हुए चलेंगे. ओके, देन कंबाइन रिजल्ट्स. वंस यू एनालाइज द सर्किट फॉर ईच इंडिपेंडेंट सोर्स, सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू गेट द फाइनल सोल्यूशन. देन फन वे टू रिमेंबर. थिंक ऑफ independent sources as solo performers. You can turn them on and off. Dependent sources, however, are like background music. They rely on the main performance and must always stay on.
Okay, so dependent sources can be our background dancer, independent sources are our leaders जो परफॉर्मेंस को लीड करते हैं. Then sixth question, what is the difference between dependent and independent sources? तब से इतनी सारी बातें चल रही है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेज के लिए, बट ये होते क्या है? So our dependent sources and independent sources. In circuit analysis, sources are classified as dependent or independent based on whether their values are influenced by other circuit elements. अगर वो दूसरे सर्किट एलिमेंट से तुम्हारे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो वो हमारे डिपेंडेंट है, अगर नहीं होते हैं तो वो हमारे इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट सोर्सेज द सेल्फ सफिशिएंट पावर हाउसेज. These sources do not rely on any other circuit variables. Their voltage or current remains constant regardless of the rest of the circuit. तो इनका जो वोल्टेज करंट जो भी है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे तुम्हारे बाकी सर्किट का स्ट्रक्चर कुछ भी हो. ओके, देन एग्जांपल्स. वोल्टेज सोर्स, अ बैटरी एग्जांपल 10 वोल्ट सोर्स ऑलवेज प्रोवाइड्स द सेम वोल्टेज. करंट सोर्स, अ कांस्टेंट करंट सोर्स एग्जांपल तुम्हारा 5A ले लेते हैं, 5 एम्पियर डिलीवर्स अ फिक्स्ड करंट. Fun trick to remember, independent sources are like a person with a fixed schedule. No matter what happens around them, they stick to their own routine. Dependent sources, the reactive players. ये थे हमारे self-sufficient powerhouses, independent, and dependent sources are our reactive players. So, these sources depend on some circuit variable, voltage or current elsewhere in the circuit. Their value changes dynamically based on the circuit conditions. As discussed, तो इनकी वैल्यूज क्या होती है? सर्किट की कंडीशंस के हिसाब से डायनेमिकली चेंज होती रहती है. टाइप्स ऑफ वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्सेज, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स. ठीक है, ये हमारे टाइप्स है डिपेंडेंट सोर्सेज के. वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स. आउटपुट वोल्टेज डिपेंड्स ऑन अनदर वोल्टेज. करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स. आउटपुट वोल्टेज डिपेंड्स ऑन अनदर करंट. वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स. आउटपुट करंट डिपेंड्स ऑन अनदर वोल्टेज. करंट कंट्रोल करंट सोर्स. आउटपुट करंट डिपेंड्स ऑन अनदर करंट. ठीक है. Dependent sources are like mood-based decision. They adjust based on extreme influences. Okay, तो ये mood based होते हैं और जैसे जैसे इनको इन्फ्लुएंस किया जाए वैसे वैसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. Then comes key differences. ये key differences आपको हेल्प करेंगे अपने आंसर्स को बेटर वे में प्रेजेंट करने के. तो ये key differences आप लोग देख लीजिएगा. How is Thevenin's theorem applied in a circuit analysis? Thevenin's theorem. Simplifying complex circuit. So this also helps us to simplify our complex circuits. Thevenin's theorem states that ये भी हमारे linear circuits के लिए available है. With multiple resistors and sources can be simplified into an equivalent circuit. हम जो भी हमारे sources होंगे, जो भी हमारा circuit होगा, उसको हम simplify करने वाले Thevenin's equivalent circuit में विथ जस्ट सिंगल वोल्टेज सोर्स, जिसमें हमारा वोल्टेज सोर्स सिर्फ एक सिंगल वोल्टेज सोर्स रहेगा, वो हमारा थेवेनिन वोल्टेज होगा. एंड अ सिंगल रजिस्टर जो कि हमारा थेवेनिन रजिस्टेंस होगा VTH एंड RTH. ओके, ये हमारा थेवेनिन वोल्टेज रहेगा, ये हमारा क्या बोलते हैं सिंगल रजिस्टर थेवेनिन रजिस्टेंस रहने वाला है कनेक्टेड टू द लोड. ओके, this makes complex circuits easier to analyze, especially when calculating the effect on specific load register. ठीक है, जब हमारा अफेक्ट लोड रजिस्टर पे हमारा अफेक्ट देखा जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा. मोस्टली हमारा तब हमारे सर्किट्स को कॉम्प्लेक्स सर्किट को हेल्प करता है इजीली एनालाइज करने के. स्टेप्स टू अप्लाई थेवेनिन्स थ्योरम. रिमूव द लोड रजिस्टर. आइडेंटिफाई द पार्ट of the circuit where you need to analyze the voltage और current. तो हम इसमें क्या लोड रजिस्टर को रिमूव कर देते हैं टेम्परेली रिमूव द लोड रजिस्टर फ्रॉम द सर्किट. सेम फाइंड थेवेनिन वोल्टेज. वो थेवेनिन वोल्टेज को हम फाइंड कैसे करेंगे? ओपन सर्किट वोल्टेज को हम कैलकुलेट करने वाले हैं टर्मिनल्स के अक्रॉस लोड को कनेक्ट करके. ठीक है, जहाँ हमारा लोड कनेक्टेड रहेगा वहाँ पे हम ओपन सर्किट वोल्टेज को कैलकुलेट करने वाले हैं. फाइंड द थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH.
टर्न ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज, जितने भी हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको हम टर्न ऑफ कर देंगे। वोल्टेज सोर्सेज को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, करंट सोर्सेज को हम ओपन सर्किट कर देंगे। देन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम द टर्मिनल्स, फिर हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सॉल्व करने वाले। कंस्ट्रक्ट थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, मैंने बोला था कि सारे हमारे जो मल्टीपल सोर्सेज होंगे उनको हम एक सिंगल सोर्स वोल्टेज में और एक थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट को बनाने वाले हैं। रिप्लेस द कॉम्प्लेक्स सर्किट विद अ सिंगल वोल्टेज सोर्स VTH इन सीरीज विद रजिस्टर RTH। रिकनेक्ट द लोड रजिस्टर, जो हमने रिमूव किया था RL को, उसको हम वापस रिकनेक्ट करने वाले हैं। सॉल्व द करंट और वोल्टेज अक्रॉस द लोड यूजिंग ओम्स लॉ, I इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस R लोड, यानी कि जो हमारा RL है, ठीक है। और ये हमारा रहेगा तुम्हारा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें एक सिंगल वोल्टेज सोर्स रहने वाला है, एक RTH यानी कि थेवेनिन्स रेजिस्टेंस रहने वाला है, एक फ्लो ऑफ करंट रहेगा और एक हमारा लोड रेजिस्टेंस रहेगा। थेवेनिन्स को हम याद कर सकते हैं एक रेसिपी की तरह। इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग 10 कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट, जस्ट रिड्यूस इट डाउन टू 2 की कंपोनेंट्स। 10 कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट्स को याद करने से अच्छा है कि हम 2 की कंपोनेंट्स पे ध्यान दें, जिससे कि हमारी जो भी रेसिपी है वो बेटर बने। सिमिलरली हमने 10 कॉम्प्लेक्स सोर्सेज को छोड़ के हमारे एक सिंगल सोर्स वोल्टेज और एक सिंगल लोड रेजिस्टेंस पे काम किया है, जो कि हमारे थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस था। कैन थेवेनिन थ्योरम बी यूज्ड टू कैलकुलेट पावर डिसिपेशन इन सर्किट? क्या पावर डिसिपेशन हमारे सर्किट में थेवेनिन्स हेल्प कर सकता है कैलकुलेट करने में? एंड द आंसर इज यस। Thevenin's theorem can be used to calculate power dissipation in circuit, particularly for the load resistor. Once you have determined the Thevenin's equivalent circuit, you can easily compute the power across the load using simple formula. Once हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कैलकुलेट हो चुका है, हम उसे डिटरमाइन कर चुके हैं, उसके बाद हम इजीली अपने पावर को लोड के अक्रॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लेट्स सी। स्टेप्स टू कैलकुलेट पावर डिसिपेशन यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। फाइंड द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। डिटरमाइन थेवेनिन्स वोल्टेज VTH एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH। Replace the complex circuit with a single voltage source VTH in series with RTH। तो हम पूरे कॉम्प्लेक्स सर्किट एक सिंगल सोर्स VTH और एक हमारे थेवेनिन रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने वाले हैं। रीअटैच द लोड रजिस्टर, RL को वापस से रीअटैच कर देंगे, उसकी जगह पे हम उसे वापस प्लेस कर देंगे। कैलकुलेट द पावर डिसिपेशन अक्रॉस RL। अब ये पावर को हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं? यूजिंग ओम्स लॉ। पहले हम I को कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे हम फॉर्मूला निकालने वाले हैं। I इक्वल टू VTH बाई RTH प्लस RTH। यूज पावर फॉर्मूला, हमारे पास पावर फॉर्मूला रहता है P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू RL, जो हमारा लोड रजिस्टर है, और इसका हमें P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ठीक, इफ़ यू नो वोल्टेज अक्रॉस RL, लोड रजिस्टर के अक्रॉस अगर आपको वोल्टेज पता है तो हम इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं। Then here also fun trick to remember all this. Thevenin's theorem is like simplifying a complicated maze into a straight path. Once the circuit is reduced, finding power dissipation is just basic arithmetic. तो ये हमारे कॉम्प्लिकेटेड एक किसी भी पाथ को एक स्ट्रेट पाथ में हेल्प करता है। हमने एक बार अगर अपना थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया है तो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट पावर डिसिपेशन। देन What are limitations of Thevenin's theorem? इसकी limitations क्या है हमारे पास? Although Thevenin's theorem is a powerful tool for circuit simplification, it has some important limitations. Applies only to linear circuit. Thevenin's theorem works only for linear circuits, circuit where voltage and current follow a proportional relationship. जहाँ पे हमारे voltage और current का एक proper प्रोपोर्शन में एक रिलेशनशिप चल रहा है, सिर्फ लीनियर सर्किट्स पे ये काम कर रहा है, तो ये हमारा एक ड्रॉबैक हो सकता है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर नॉन लीनियर कंपोनेंट्स लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर्स और सर्किट विद saturation effect. Does not apply to circuits with mutual inductance.
इफ अ सर्किट कंटेन्स कपल्ड इंडक्टर्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस, अगर एक सर्किट का कपल इंडक्टर्स है हमारे, तो उसके बाद थेवेनिन्स थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडक्टिव कपलिंग जो होती है वो हमारे कॉम्प्लेक्सिटी को इंट्रोड्यूस करती है, जो कि हमारे थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल जो है उसे कैप्चर या उसे समझ नहीं पाता है। देन डिपेंडेंट सोर्सेज रिक्वायर्ड स्पेशल हैंडलिंग। इफ द सर्किट कंटेन डिपेंडेंट सोर्सेज, तो हमारे कुछ एडिशनल स्टेप्स लग जाते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट को करेक्टली डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि सर्किट की टेक्निक्स लाइक टेस्ट सोर्सेज, ये हमारे इसमें कुछ हमें स्पेशल स्टेप्स को यूज़ करना पड़ता है, जैसे हमने सुपरपोजिशन में भी किया था डिपेंडेंट सोर्सेज के टाइम पे। सिमिलरली यहाँ पे हमें थेवेनिन्स में भी कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लग जाते हैं, जिसकी मदद से फिर हमें वो डिटरमाइन करने में टाइम भी लगता है, हमारे उसमें वो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है, एक्सेट्रा। कैन नॉट सिंप्लीफाई एवरी सर्किट, हर एक सर्किट को सिंप्लीफाई नहीं कर सकता है। Some circuits may already be simpler without Thevenin's conversion, making direct analysis more practical than using Thevenin's equivalent model. Not useful for power dissipation in all cases. Thevenin's theorem helps in calculating the voltage and current, but does not directly simplify power calculation because power depends on voltage squared. तो हमारी जो पावर है वोल्टेज स्क्वायर पर डिपेंड करती है, और थेवेनिन्स हमारे हर सिचुएशन में, हर केस में वोल्टेज और करंट की कैलकुलेशंस को प्रॉपरली नहीं कर पाता है। हर एक केस में पावर डिसिपेशन को ये सॉल्व नहीं कर सकता है। ओके, Thevenin's theorem is like recipe shortcut. It works great for simple meals but struggles with overly complex dishes, non-linearly circuits और couple elements. तो हमारे जो भी लीनियर यानी कि सिंपल चीज़ें होंगी उनको ये बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही प्रॉपर वे में सॉल्व कर देता है, बट कुछ चीज़ें होंगी जो बहुत सिंपल तरीके से हो जाएंगी, बट ये अगर हम थेवेनिन्स लगाने पे जाएंगे तो वो उन्हें और कॉम्प्लेक्स कर सकता है। सो देन कम टू क्वेश्चन नंबर 10। ये सारे हमारे 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, इनका वेटेज 2 मार्क्स का है, बट इनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें अगर हम समझते हुए चलेंगे तो आगे हमारे न्यूमेरिकल्स और भी जो डिफ़िकल्ट हमारे अगर कोई चीज़ें आती हैं, ये ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं इनसे रिलेटेड, तो हम उनमें एक प्रॉपर कंटेंट दे पाएंगे अपनी तरफ से। हाउ डू यू कैलकुलेट द लो रेजिस्टेंट फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र? मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, फाइंडिंग द परफेक्ट लोड। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है लोड रेजिस्टेंस मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए। अब वो कैसे होगा? द मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम स्टेट्स दैट टू अचीव मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र from a source to a load, the load resistance RL should be equal to the Thevenin's equivalent resistance RTH of the circuit seen from the load terminal. तो हमारे इसमें एक ही कंडीशन है, वो है RL should be equal to RTH. The load resistance should be equal to Thevenin's resistance. Okay? तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं हमारे पास इसको सॉल्व करने के या कैलकुलेट करने के लिए? फाइंड थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH, रिमूव द लोड रजिस्टर फ्रॉम द सर्किट, लोड RL को रिमूव कर दो। तो जो भी हमारे स्टेप्स थे RTH को ढूंढने के लिए वो हमें वापस परफॉर्म करने। टर्न ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज, रिप्लेस वोल्टेज सोर्सेज विद शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्सेज विद ओपन सर्किट्स, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम द ओपन टर्मिनल्स, सेट लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू RTH। अब हम क्या करेंगे? RL को RTH के इक्वल पुट कर देंगे, सेट कर देंगे। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द ऑप्टिमल RL वैल्यू इज एक्जैक्टली टू RTH। अगर हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना ही है तो हमें RL की वैल्यू RTH के इक्वल सेट करनी होगी। फाइंड द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड। अब मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड किस फॉर्मूले से करेंगे? हम करेंगे P max इज इक्वल टू V स्क्वायर, यानी कि ये तुम्हारा थेवेनिन्स वोल्टेज था, इसका स्क्वायर बाय 4 RTH, 4 टाइम्स ऑफ थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। तो VTH इज आवर थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज। अगर हमें इसे किसी ट्रिक से याद करने की कोशिश करनी है तो हम इसे कर सकते हैं। थिंक ऑफ अ चूजिंग लोड रेजिस्टेंस लाइक मैचिंग पजल पीसेस। पजल पीसेस को मैच करते हैं, पजल बनाते हैं। फॉर द सर्किट टू डिलीवर मैक्सिमम पावर द लोड शुड परफेक्टली मिरर द रेजिस्टेंस टू द सोर्स। जो हमारा लोड होगा उसे मिरर करना पड़ेगा जो सोर्स का रेजिस्टेंस है उससे। सो मूविंग अहेड विद आवर 11th क्वेश्चन, हाउ डू यू कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड?
So here we're going to calculate the maximum power that is going to be transferred to our load. Maximum power transfer calculation, getting the most power. Once you have determined the optimal resistance RL equal to RTH, तो इसमें हमारा फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना इजी हो जाता है हमारे फॉर्मूले के साथ, दैट इज पी मैक्स इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 4 RTH. Here P max is the maximum power delivered to the load, VTH is the Thevenin equivalent voltage, RTH will be our Thevenin equivalent resistance. स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन का एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि हमारी ये चीज़ समझना इजी हो जाएगा. Thevenin voltage VTH equal to 20 volt, Thevenin resistance will be our 10 ohm. Set load resistance for maximum power transfer RL equal to RTH, that will be our 10 ohm. ठीक है, यही हमारी कंडीशन होती है, RL should be equal to RTH, तो वो हमने ले लिया हमारा 10 ohm. तो इसको हम सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट कर देंगे. VTH की जगह हमारा 20 वोल्ट आ जाएगा, हमारे RTH की जगह 10 ohm आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट. सो द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड इज 10 वोल्ट. ये हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, सो नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अनलॉकिंग एफिशिएंसी. इसमें हम एफिशिएंसी को अनलॉक करने की टेक्निक से समझेंगे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर को हम कैसे देखते हैं. द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम स्टेट्स दैट a load receive maximum power from a source when the load resistance RL equals the Thevenin's equivalent resistance RTH of the circuit seen from the load terminals. हमारे इसमें कुछ की फॉर्मूलाज होते हैं. वो होता है सबसे पहले हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर. इसमें हमें सेट करना होता है हमारा RL इक्वल टू RTH. जो हमारे RTH की वैल्यू होगी वो हमारे लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू भी होनी चाहिए. यही एक कंडीशन हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में. तो अब पावर डिलीवर्ड क्या होगा हमारा, पी मैक्स इक्वल टू वी स्क्वायर RTH, वी स्क्वायर बाय 4 RTH. वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट? क्यों हमारे लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इतना इंपॉर्टेंट है? हेल्प्स ऑप्टिमाइज पावर ट्रांसमिशन बिटवीन अ सोर्स एंड द लोड यूज इन कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स एंड इम्पीडेंस मैचिंग. ensures efficient energy transfer while minimizing losses. Fun trick to remember, think of it like a matching puzzle pieces. Puzzle pieces को match करेंगे when the source and the load resistance perfectly match. जब हमारे source और load resistance दोनों perfectly match करेंगे तो जो हमारी energy का flow होगा वो smooth हो जाएगा बिना किसी waste के. ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर. हमारे जो भी कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस होते हैं उस पर हमारे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है. एक मेजर इफेक्ट पड़ता है पर अपोजिट डायरेक्शंस में पड़ता है. ठीक है, कैसे पड़ता है वो देख लेते हैं एक बार. टेम्परेचर डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द रेजिस्टेंस ऑफ बोथ कंडक्टर्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम एंड सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बट इन अपोजिट वे. कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर. जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी हमारा साथ में बढ़ेगा. इन मेटलिक कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एज टेम्परेचर राइजेस. रेजिस्टेंस इंक्रीजेस जैसे जैसे हमारा क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर राइज होगा, हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा. दिस हैपन बिकॉज हायर टेम्परेचर मोर एटॉमिक वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉन कोलाइड मोर फ्रिक्वेंटली. अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है तो एटॉमिक वाइब्रेशंस भी ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोलाइड भी ज़्यादा करेंगे और हमारा रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. इंक्रीज कोलिजन्स हिंडर इलेक्ट्रॉन फ्लो. तो अगर हमारा कोलिजन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, हिंडर होता है. टकराव बढ़ेगा तो फ्लो अपने आप ही अफेक्ट होगा. इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, जिससे कि हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. एग्जाम्पल, कॉपर वायर्स इन इलेक्ट्रिकल केबल्स हीट अप एंड बिकम लेस एफिशिएंट ओवर टाइम. तो अगर हमारे कॉपर वायर्स जो हमारे इलेक्ट्रिकल केबल्स होते हैं वो ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं तो वो विद टाइम हमारे एफिशिएंसी उनकी कम होती रहती है. इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, जहाँ पे हमारा अल्फा टेम्परेचर कोफिशियंट है जो कि पॉजिटिव होता है हमारे कंडक्टर्स के लिए, और R0 हमारा रेजिस्टेंस है एक रेफरेंस टेम्परेचर पे, और RT हमारा रेजिस्टेंट एट टेम्परेचर T. So then semiconductors resistance decreases with temperature. In semiconductor resistance decreases as temperature rises. अगर हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. इसकी वजह क्या है, हायर टेम्परेचर मोर फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जनरेटेड. ज़्यादा से ज़्यादा हमारे
फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, होल्स जनरेटेड होंगे, तो इसकी कंडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। द सेमीकंडक्टर एक्ट्स मोर लाइक अ कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर। तो इसी वजह से अगर ये इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो इसकी रेजिस्टिविटी है यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो कम हो रहा है। सिलिकॉन चिप्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स कैन ओवरहीट लीडिंग टू अनइंटेंडेड कंडक्टिविटी चेंजेस। तो सिलिकॉन चिप्स जो कि हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये अगर ओवरहीट हो जाएं तो ये कंडक्टिविटी चेंजेस दिखाने लग जाते हैं, तो यानी कि ये कंडक्टर्स की तरह एक्ट करने लग जाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा RT इक्वल टू R0 e⁻ बीटा t। बीटा होता है हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये हमारा सेमीकंडक्टर्स के लिए होता है। तो इसके लिए भी हमारे पास फन ट्रिक है। मेटल्स के लिए हम इसे ट्रैफिक जैम समझ लेते हैं, अगर कोलिजन ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा। और सेमीकंडक्टर्स के लिए हम इसे ओपनिंग न्यू रोड समझ लेते हैं, जिसके बारे में लोगों को कम है, यानी कि चार्ज कैरियर ज्यादा हो जाएंगे तो रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन कि रोड बड़ी चौड़ी तो आराम से चीजें निकलती रहेंगी, यानी कि कंडक्टिविटी रहेगी। देन ब्रीफली एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स इन डीसी नेटवर्क थ्योरी। अब डीसी नेटवर्क थ्योरी पे जा रहे हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर नेटवर्क्स को ये दो देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे यूनिलैटरल एंड बायलैटरल एलिमेंट्स को भी। तो लीनियर नेटवर्क क्या है? अ सर्किट वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फ्लोज ओम्स लॉ एंड रिमेन्स प्रोपोर्शनल। तो हमारा जो सर्किट जहाँ पे एक रिलेशनशिप रहती है हमारे वोल्टेज और करंट में क्या फॉलो करता है, वो ओम्स लॉ फॉलो करता है और एक प्रोपोर्शनेट उसमें रहता है। एक्सप्लेन एग्जाम्पल, रेजिस्टर नेटवर्क्स एंड सर्किट्स विद ओनली रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर्स। तो हमारे जितने भी रेजिस्टर नेटवर्क्स होते हैं, सर्किट्स होते हैं जिनमें रेजिस्टर होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, इंडक्टर्स होते हैं, ये सब हमारे एग्जाम्पल होते हैं लीनियर नेटवर्क के। देन कम्स नॉन लीनियर नेटवर्क, a circuit where voltage and current do not maintain a proportional relationship, एक proportionate relationship नहीं होता है हमारे करंट और वोल्टेज के बीच में, वो हमारा होता है नॉन लीनियर नेटवर्क। इसका एग्जांपल होते हैं डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, वेयर रेजिस्टेंस चेंजेस विद अप्लाइड वोल्टेज। जैसे जैसे वोल्टेज अप्लाई करोगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा। इसके लिए भी एक ट्रिक है, लीनियर सर्किट्स बिहेव प्रिडिक्टेबली लाइक अ steady road trip, while non-linear circuits are unpredictable like roller coaster ride। तो लीनियर सर्किट क्या करेंगे, जिससे हमें रास्ता पता है कि हाँ इसके बाद हमें यहाँ जाना है, बट जो तुम्हारे नॉन लीनियर होंगे वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाएंगे। एक रोलर कोस्टर राइड का हमें नहीं पता कहाँ पे अप आएगा, कहाँ पे अप डाउन आएगा। नाउ यूनिलेटरल वर्सेस बायलेटरल एलिमेंट। तो यूनिलेटरल क्या होते हैं, जो करंट को अलाउ करते हैं एक ही डायरेक्शन को फ्लो करने में, लाइक वन वे स्ट्रीट। ठीक है, एक ही डायरेक्शन को फ्लो करेगा, जैसे कि हमारा डायोड हो गए, कंडक्ट इन फॉरवर्ड बायस बट ब्लॉक रिवर्स बायस। तो ये फॉरवर्ड बायस को क्या कंडक्ट कराएगा, लेकिन रिवर्स बायस को हमारे को अनब्लॉक कर देगा, ब्लॉक कर देगा। बायलेटरल एलिमेंट अलाउज करंट टू फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस लाइक टू वे स्ट्रीट, कि मतलब ये आ भी सकता है जा भी सकता है। रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर विच फंक्शन द सेम वे रिगार्डलेस ऑफ करंट डायरेक्शन। इसके लिए भी एक ट्रिक हम देख लेते हैं। A unilateral element is like a traffic signal allowing one way movement। ठीक है, एक वन वे मूवमेंट को अलाउ कर रहा है वो। वहीं पे बायलेटरल एक फ्री वे है जहाँ पे दोनों वे में हम ट्रैफिक को हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन सर्किट। वैसे तो हम ये कंडीशन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, RL इक्वल टू RTH, बट इसको अगर हमें एग्जाम में आता है तो हमें किस तरीके से लिखना है इसे एक प्रॉपर वे में, वो हम इसमें देख लेते हैं। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर अ सर्किट टू डिलीवर द मैक्सिमम पावर टू अ लोड रजिस्टर RL, the load resistance must be equal to the Thevenin's equivalent resistance RTH of the circuit seen from the load terminals। तो एज डिस्कस्ड कि हमारी कंडीशन होनी क्या चाहिए कंडीशन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए, RL इक्वल टू RTH। जो हमारा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसी के इक्वल हमारा लोड टर्मिनल पे रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, RL स्टैंड्स फॉर आवर लोड रेजिस्टेंस, RTH स्टैंड्स फॉर आवर थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स नेटवर्क। Then comes our maximum power formula, and our maximum power formula is Pmax equal to V square TH by 4 RTH. Okay,
4 times of RTH. So VTH is our Thevenin's equivalent voltage and RTH is our Thevenin's resistance. Then what is fundamental cut set matrix? So now here comes the fundamental cut set matrix. तो हमारे जो फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स होता है की कॉन्सेप्ट है हमारे ग्राफ थ्योरी का, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज होता है. ये भी हमारे एक नेटवर्क एनालिसिस में है जो कि डिफाइन करता है कि हमारे ब्रांचेस सेपरेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्किट. ठीक है, ये हमारे डिफरेंट ब्रांचेस को, जो कि हमारे डिफरेंट पार्ट है हमारे सर्किट के, उनको डिफाइन करता है. ठीक है, तो हमारा कट सेट होता क्या है? अ कट सेट इज अ सेट ऑफ ब्रांचेस दैट व्हेन रिमूव्ड. ठीक है, कट सेट हमारा एक सेट ऑफ ब्रांचेस होता है जो कि जब रिमूव किया जाता है तो डिस्कनेक्ट कर देता है हमारे सर्किट को इनटू 2 डिफरेंट और 2 सेपरेट पार्ट्स. ठीक है, इट हेल्प एनालाइज करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांचेस. एक करंट फ्लो दिखाता है हमारा, उसको एनालाइज करने में हेल्प करता है जो कि हमारे ब्रांचेस के थ्रू हो रहा होता है. यूज इन किरचॉफ्स करंट KCL टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. ठीक है, फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स QF. अब फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स क्या है हमारा? इट इज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ कट सेट्स इन अ सर्किट ग्राफ. तो जो हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है कट सेट्स का, उसे हम कट सेट मैट्रिक्स कहते हैं. रोज रिप्रेजेंट कट सेट एंड कॉलम रिप्रेजेंट ब्रांचेस. तो रो हमारे क्या रिप्रेजेंट करेगा? कट सेट्स को रिप्रेजेंट करेगा, और कॉलम हमारे ब्रांचेस देगा कि कितने ब्रांचेस में प्रेजेंट है. एलिमेंट्स आर +1, -1 और 0. इंडिकेट क्या करता है? +1 तुम्हारा इंडिकेट करता है कि तुम्हारा करंट फ्लो, जो तुम्हारे ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है वो तुम्हारे अज्यूम डायरेक्शन में हो रहा है. ओके, और -1 तुम्हारा शो करता है, रिप्रेजेंट करता है ब्रांच करंट फ्लोज थ्रू अपोजिट टू द अज्यूम डायरेक्शन. अब तुमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया था, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो वो हमारा -1 से रिप्रेजेंट किया जाता है. 0 से हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है ब्रांच इज नॉट पार्ट ऑफ द कट सेट. जो हमारी ब्रांच है वो पार्ट नहीं है हमारे किसका? कट सेट का. देन इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प्स इन सर्किट एनालिसिस. ऑब्वियसली नेटवर्क एनालिसिस का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो जिसमें हमारे सर्किट एनालिसिस में हेल्प करता है. स्पेशली इन मैश करंट मेथड सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स into manageable mathematical models used in power system, signal processing and electrical circuit designs. पावर सिस्टम में हेल्प करता है, सिग्नल प्रोसेसिंग में हेल्प कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सर्किट डिजाइन में हेल्प कर रहा है. हमारे नेटवर्क एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो इन शॉर्ट हमारा फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स जो है, जो हमारा QF है, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस सर्किट को समझने में, सर्किट की डिजाइन को समझने में, उसके प्रोसेसर को समझने में. Okay, fun way to remember. Think of a cut set like cutting roads in a city. It helps analyze traffic flow by separating connected pathway. तो हमें कट सेट को एक कटिंग रोड्स की तरह समझना है, जो कि हमारे ट्रैफिक को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं बाय सेपरेटिंग कनेक्टेड पाथवे. अलग अलग पाथवेज को कनेक्ट किया, उनको अलग अलग सेपरेट वे में हमने उसे एनालाइज करा ट्रैफिक को. So now, what is a fundamental tie-set matrix? फंडामेंटल टाई-सेट मैट्रिक्स ये तुम्हारा होगा लूप मैट्रिक्स. इसको हम लूप मैट्रिक्स भी कहते हैं. ठीक है, फंडामेंटल लूप्स पे हम काम करेंगे. इसमें इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यूज इन मैश एनालिसिस, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रांच करेंट्स एंड लूप करेंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. तुम्हारे ब्रांच करंट लूप करेंट्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप होगा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, उसको हम यहाँ एनालाइज, डिस्क्राइब या फिर पढ़ते हैं. ओके, so what is a tie set? A tie set or fundamental loop is a closed path in a circuit formed by adding a single branch to a spanning tree, a minimal connected subgroup without loop. तो spanning tree क्या होता है? हमारा एक minimal connected subgroup होता है without loops. ठीक है, तो इसमें हमारा जो भी सर्किट होता है वो फॉर्म ही होता है तुम्हारे एक सिंगल ब्रांच को एक स्पैनिंग ट्री में ऐड करके. द टाई सेट हेल्प एनालाइज मैश करेंट्स इन अ सर्किट. तो ये हमें हेल्प करता है मैश करंट को एनालाइज करने में. फंडामेंटल टाई सेट मैट्रिक्स BF represent loop currents in terms of branch current. Rows correspond to fundamental loops and column correspond to branches. ठीक है, रोज जो होते हैं वो तुम्हारे फंडामेंटल लूप्स को कॉरेस्पॉन्ड होते हैं, कॉलम्स जो होते हैं तुम्हारे ब्रांचेस को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं. एंट्रीज होती है तुम्हारे इसमें +1, -1 और 0, इंडिकेटिंग
पॉजिटिव वन जो कि तुम्हारा करंट फ्लो को दिखाता है अज्यूम डायरेक्शन में, एक लूप डायरेक्शन में। नेगेटिव वन ये तुम्हारे करंट फ्लो को दिखाता है अपोजिट अज्यूम लूप डायरेक्शन में। जीरो की ब्रांच जो है तुम्हारी वो पार्ट नहीं है तुम्हारे लूप का। ओके, देन कम्स आर इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल टाई-सेट मैट्रिक्स यूज्ड इन मैश लूप करंट एनालिसिस फॉर सॉल्विंग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स, हेल्प्स इन किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैलकुलेशंस, केवीएल की कैलकुलेशंस में हेल्प करता है। इंसेंशियल इन ग्राफ थ्योरी फॉर सर्किट एनालिसिस। तो टाई-सेट को तुम समझ लो एज अ मैप ऑफ रोड्स इन सिटी, ईच लूप रिप्रेजेंट्स अ पाथ यू कैन टेक। ठीक है, हर एक जो लूप है वो तुम्हारा एक पाथ को रिप्रेजेंट करेगा जो कि तुम मतलब ले सकते हो, एडप्ट कर सकते हो। एंड द मैट्रिक्स शोज हाउ डिफरेंट रोड्स कनेक्ट टू फॉर्म कंप्लीट सर्किट। और मैट्रिक्स क्या दिखाएगा तुम्हारा कि डिफरेंट रोड्स को हम कैसे कनेक्ट करके कंप्लीट सर्किट को बना सकते हैं। What is the maximum power that can be drawn from a 12-volt battery and has an internal resistance of 0.25 ohm? तो हमें मैक्सिमम पावर निकालनी है 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दिया है 0.25 ओम। मैक्सिमम पावर फ्रॉम अ 12 वोल्ट बैटरी। To find the maximum power that can be drawn, we apply the maximum power transfer theorem, which states that the maximum power is delivered when the load resistance RL equals the internal resistance RTH of the source. तो हमारे पास डेटा क्या है, 12 वोल्ट की बैटरी दी गई है, RTH हमारे पास 0.25 ओम है। तो यहाँ पे हमारी एक कंडीशन जो कंफर्म लगने वाली है वो है RL इक्वल टू RT, जो कि हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की एक कंडीशन है जो कि हमारा दिया गया है 0.25 ओम। इसको कंप्यूट करेंगे हम हमारे पी मैक्स के फॉर्मूला के साथ जो कि हमारा वी स्क्वायर टी एच हमारा जो थेवेनिन्स वोल्टेज है बाय 4 टाइम्स ऑफ RTH के। इस पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, इजीली हमारा आंसर हमें मिल जाएगा 144 वोल्ट। द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ड्रॉन इज 144 वोल्ट। Then up to our next question, what are the steps involved in nodal analysis? तो यहाँ से हमारी एक दूसरी वो है एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है जो कि हमारा नोडल एनालिसिस है। वो है हमारा steps involved in nodal analysis. Nodal analysis is a circuit solving technique that uses Kirchhoff's current law. KCL का यूज करते हैं हम इसमें find unknown voltages at different nodes in an electrical circuit. एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम unknown voltages निकालने के लिए नोडल एनालिसिस का यूज करते हैं। Steps to perform nodal analysis: identify the nodes. पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे नोड्स को। Mark all essential nodes in the circuit where 2 or more elements are connected. चूज अ रेफरेंस ग्राउंड नोड, एक ग्राउंड नोड को चूज कर लेंगे हम जो कि हमारा कनेक्टेड रहेगा नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज सोर्स के साथ। ठीक है, असाइन नोड वोल्टेजेस, वो नोड वोल्टेजेस को हम असाइन कर देंगे। लेबल द वोल्टेज एट ईच नॉन रेफरेंस नोड एज V1 V2 एक्सेट्रा। अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल पे हर एक नोड पे हम केसीएल अप्लाई कर देंगे। राइट केसीएल इक्वेशंस फॉर ईच नोड एक्सेप्ट द रेफरेंस नोड। जो हमने रेफरेंस नोड लिया था, जो हमारा ग्राउंड नोड था, उसके अलावा हम सारे नोड्स पे केसीएल इक्वेशन को अप्लाई कर देंगे। द सम ऑफ ऑल करेंट्स लीविंग अ नोड मस्ट इक्वल द सम ऑफ ऑल करेंट्स एंटरिंग द नोड। जो हमारी केसीएल कहता है, क्या कहता है कि हमारे जितना भी करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। तो सिमिलरली वही हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी हमारे करंट लीव कर रहे हैं नोड से, वो उनका सम इक्वल होना चाहिए हमारा जो उतना करंट एंटर कर रहा है हमारे नोड पे। एक्सप्रेस द करेंट्स यूजिंग ओम्स लॉ। use Ohm's law I equal to V by R to express current terms in terms of node voltages and resistance. ठीक है, Ohm's law का यूज करेंगे हम करंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस आएंगे हमारे अलजेब्रा और मैट्रिक्स मेथड्स के साथ। हम उन नोड वोल्टेजेस को फाइंड आउट कर लेंगे। कैलकुलेट अदर सर्किट पैरामीटर्स वंस नोड वोल्टेजेस आर नोन। डिटरमाइन द करंट्स एंड पावर डिसिपेशन फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। तो इसके साथ हमारा नोडल एनालिसिस भी पूरा हो जाएगा। फन ट्रिक देख लेते हैं एक बार। ट्रैकिंग वाटर फ्लो इन पाइप्स। तो पाइप्स में जो वाटर फ्लो हो रहा है उनको हम ट्रैक कैसे करते हैं। ईच जंक्शन, हर एक नोड पे मस्ट बैलेंस द फ्लो कमिंग इन एंड गोइंग आउट। हमने देखा होगा कि पाइप में कहीं पे अगर पाइप फटने का भी डर हो सकता है, पाइप टूटने का भी डर हो सकता है अगर वाटर फ्लो हमारा ऊपर नीचे हो जाए। तो हर एक जंक्शन को हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं नोड। हर एक नोड पे वो फ्लो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जितना फ्लो आ रहा है उतना ही जाना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। सो देन
What are steps involved in mesh analysis? Now we come to mesh analysis कि mesh analysis में क्या क्या हमारे steps होते हैं उनको देख लेते हैं. Steps involved in mesh analysis. Mesh analysis, also called loop analysis, is a method to solve electrical circuit by applying Kirchhoff voltage law. इसमें हम KVL यूज करते हैं अपने closed loop पे. Step for solving circuit using mesh analysis. Identify the meshes. A mesh is a closed loop within a circuit that does not contain other loops inside it. एक मैश होगा जिसमें क्लोज लूप होगा, उस सर्किट में कोई भी दूसरा लूप उसके अंदर नहीं होगा. काउंट एंड लेबल ईच मैश विद अ लूप करंट I1 I2. हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ पढ़ रहे हैं ये सिर्फ थ्योरिकल नहीं है, इन पे हमें सारी कंडीशन समझते हुए चलना है ताकि हम आगे जाके अपने न्यूमेरिकल्स को बेटर वे में सॉल्व कर सके. कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो न्यूमेरिकल वैसे भी सॉल्व नहीं होंगे. कंटिन्यूइंग, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL टू ईच मैश. तो हम जो KVL इक्वेशन होगी वो हमें हर एक मैश पे अप्लाई करेंगे. हर एक लूप के लिए हम KVL इक्वेशन को स्टेट करने वाले हैं. ठीक है, कि KVL वैसे हमारी इक्वेशन कहती क्या है कि हर एक जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, राइज होगा, जो भी होगा उसका जो भी समेशन होगा वो हमारा इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, तो फॉर ईच लूप राइट अ KVL इक्वेशन स्टेटिंग दैट द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इक्वल द सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेज इन द लूप. Express voltage drop using Ohm's law. Replace voltages with Ohm's law. V equal to IR. Expressing terms in loop current. तो हमें वोल्टेज जितने भी मिले उसको हम IR के फॉर्म में रिप्लेस कर देंगे लूप करंट्स के लिए. ठीक है, solve the system of equations. Once you have equations for all meshes, solve them simultaneously to find द वैल्यूज ऑफ लूप करंट्स. ठीक है, लूप करंट्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सारी इक्वेशंस को जो भी हमने मैसेज के लिए निकाले हैं उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे. कैलकुलेट रिक्वायर्ड वोल्टेजेस एंड करंट. यूज द सॉल्व लूप्स करंट टू डिटरमाइन ब्रांच करंट्स एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एलिमेंट. तो जो भी हमारे लूप में हमने सॉल्व किया है लूप करंट्स को उनको हम डिटरमाइन कर लेंगे ब्रांच करंट्स के लिए और जो भी वोल्टेज ड्रॉप हमारा है एलिमेंट्स के अक्रॉस. तो इसको हम देखते हैं एक नेविगेटिंग सिटी रोड्स की तरह. हर एक लूप में एक उसका अपना एक ट्रैफिक फ्लो है, यानी कि हर एक मैच में अपना एक फ्लो ऑफ करंट है जिसमें KVL इंश्योर कर रहा है कि हर एक रोड का जो सेक्शन है वो बैलेंस रहे अपनी एनर्जी के साथ. और यहाँ एनर्जी हमारी होगी वोल्टेज. सो विद इट हमने अपने सारे के सारे थ्योरिकल, इसमें मोस्टली हमने न्यूमेरिकल भी देख लिया वैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया. अब हम जाएंगे लेवल बी पे जो हमारा इंटरमीडिएट क्वेश्चंस का होगा, यानी कि उसका वेटेज होगा हमारा 5 मार्क्स का. तो नाउ हाउ इज अ सुपर मैश ट्रीटेड इन मैश एनालिसिस एंड सुपर नोड ट्रीटेड इन नोडल एनालिसिस. तो सुपर मैश को हम कैसे ट्रीट करते हैं मैश एनालिसिस में और सुपर नोड को हम कैसे ट्रीट करते हैं नोडल एनालिसिस में. सुपर मैश इन मैश एनालिसिस. Super mesh occurs when a current source is present between 2 loops in a circuit. तो सुपर मैश की सिचुएशन आती कब है, जब हमारे करंट सोर्स प्रेजेंट होता है 2 लूप्स में एक सर्किट में. ठीक है, 2 लूप्स के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा एक करंट सोर्स. तो इंस्टीड ऑफ ट्रीटिंग दैम एज सेपरेट लूप्स, तो उनको एज अ सेपरेट लूप हम कंसिडर करने के बजाय वी स्किप द करंट सोर्स एंड कंबाइन द लूप इनटू अ लार्जर मैश. तो हम करंट सोर्स को स्किप करते हैं और दोनों लूप्स को कंबाइन करके एक लार्जर मैश को क्रिएट कर लेते हैं या उसको अज्यूम कर लेते हैं. How to handle it? Ignore the current source when writing the KVL Kirchhoff's voltage law equations. हम सारे करंट सोर्स को इग्नोर कर देते हैं. Write the KVL equation for the larger mesh, treating it as super mesh. ठीक है, use an additional equation from the current source itself to solve for unknown. तो हम additional equations का यूज करते हैं करंट सोर्स से जो कि हमारा हेल्प करते हैं अननोन्स के लिए सॉल्व करने में. Fun trick to remember, think of super mesh like skipping a hurdle in a race. एक super mesh को एक skipping a hurdle in a race की तरह assume करो. Instead of stopping at the obstacle, एक obstacle पे stop होने के बजाय, यानी कि current source पे stop होने के बजाय हम सीधे सीधे jump करते हैं, उसके ऊपर से jump करते हुए निकल जाते हैं और keep running, यानी कि हम उस loops को combine कर लेते हैं बजाय कि हम उन्हें अलग अलग तरीके से treat करें, separately treat करें.
Supernode in nodal analysis, a supernode is formed when a voltage source connects two nodes in a circuit. यहाँ पे voltage source जब two nodes को connect करता है एक circuit में तो वो हो जाता है हमारा supernode. Instead of analyzing them separately, we treat them as one big node. हमको अलग अलग analyze करने के बजाय एक big node की तरह treat करते हैं and use extra equation to solve. और एक्स्ट्रा इक्वेशंस यूज करते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए. जैसे हम पिछले वाले में लार्जर मैश, सुपर मैश में हम लार्जर मैश उसे कंसीडर करते थे, इसमें हम उसे एक्स्ट्रा इक्वेशन देते हैं उस बिग नोड को सॉल्व करने के लिए. हाउ टू हैंडल इट, कंबाइन द नोड्स इन अ सुपर नोड व्हेन राइटिंग KCL. इसमें हम KCL यूज कर रहे थे, सुपर मैश में KVL यूज कर रहे थे. Apply KCL to entire supernode considering all currents flowing in and out. Use an extra equation based on the voltage source to solve for unknowns. तो इसमें हम एक एक्स्ट्रा इक्वेशन यूज करेंगे हमारे वोल्टेज सोर्स पे बेस्ड और उसमें हम उन अननोन्स को सॉल्व कर सकते हैं. फन ट्रिक टू रिमेंबर, इसमें हम जो सुपरनोड होगा उसको ब्रिज की तरह देख लेंगे जो कि टू आइलैंड्स के बीच में होगा. इंस्टीड ऑफ लुकिंग एट देम सेपरेटली, हम उन दोनों को अलग अलग देखने के बजाय एज अ बिग कनेक्टेड लैंडमास देख सकते हैं जो कि हमारे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे हमारा जो सुपर नोड है, हमारा जो लैंडमास है वो सुपर नोड है और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो वोल्टेज सोर्स है जो कि हमें हेल्प करता है अननोन्स के लिए सॉल्व करने के लिए. ओके, so here come our numerical. First 5 marks numerical, it is 2 batteries A and B are connected in parallel to load of 10 ohm. दो बैटरी है हमारे पास जो कि पैरेलली कनेक्टेड है लोड से जो कि 10 ओम का है. बैटरी A has an EMF of 12 volt and internal resistance of 2 ohm and बैटरी B has an EMF of 10 volt and internal resistance of 1 ohm. हमारे पास एक बैटरी है जो कि 12 वोल्ट की है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है. एक EMF बैटरी है हमारे पास जिसका 10 वोल्ट है और जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम है. इसमें हमें नोडल एनालिसिस डिटरमाइन करना है द ब्रांच एंड लोड करंट, और नोडल एनालिसिस यूज करके हमें ब्रांच और लोड करंट को डिटरमाइन करना है यानी कि फाइंड आउट करना है. तो इसमें सबसे पहले हमने ये डायग्राम क्वेश्चन के बेस पे बनाया है तो इसको आप एक बार कंसीडर करिएगा. डिपेंडिंग ऑन द डायग्राम हम आगे की चीज़ों को सॉल्व करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम नोड वोल्टेज को डिफाइन कर देते हैं. सपोज हमारा V जो है ये हमारा हो जाएगा नोड वोल्टेज. ओके, जबकि हमारा कॉमन पॉइंट होगा वेयर द बैटरीज एंड लोड्स आर कनेक्टेड. ये हमारा एक कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पे हमारी बैटरीज और लोड जो होंगी वो कनेक्टेड होंगे. उसके बाद आएगा हमारा स्टेप 2, अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ KCL एट नोड यूजिंग KCL. अब हम क्या करेंगे, KCL अप्लाई कर देंगे अपने नोड पे. अब वो नोड पे KCL अप्लाई करेंगे तो देन वी हैव दिस इक्वेशन जिसमें हमें पता है कि सम ऑफ करंट लीविंग द नोड इज 0. सॉल्व फॉर V. नाउ हम क्या होते हैं अपने इस मेन नोड वोल्टेज के लिए सॉल्व करने वाले हैं. नोड वोल्टेज के लिए सॉल्व करने वाले रीअरेंज द इक्वेशन. V के बेसिस पे सभी पूरी इक्वेशंस को रीअरेंज कर लो. मल्टीप्लाई थ्रू आउट 10 एलिमिनेट फ्रैक्शन. तो अब इसमें हम सिंपल अरिथमेटिक यूज करने वाले हैं जो सिंपल इक्वेशंस को हम यूज करते हैं अपने इक्वेशन को सिंपलर बनाने के लिए. तो इसमें हमने क्या करा, 10 को मल्टीप्लाई कर लिया कि जिससे हमारे फ्रैक्शंस होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे. देन मल्टीप्लाई करने के बाद उसे एक्सपेंड कर लीजिए. हमें एक्सपेंड करने वाला ये मिलेगा. सीधे सीधे सॉल्व करो. V की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 10 वोल्ट मिल जाएगी. इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं. नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे. फाइंड करेंट्स. नाउ यूजिंग ओम्स लॉ I इक्वल टू V/R. करंट फ्रॉम बैटरी A IA इक्वल टू, अब हमने सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है V/R. V की वैल्यू हमें मिल चुकी है और हमें निकालनी है, I की वैल्यू निकालनी है बैटरी A बैटरी B पे. सीधे सीधे हमारे पास डेटा है, डेटा को फॉर्मूला पे पुट करना है, आंसर हमें मिलता रहेगा. देन हम लास्ट में निकालेंगे लोड करंट. तो हमारे फाइनल आंसर्स मिल जाएंगे हमें. बैटरी ए पे 1 एम्पियर, बैटरी बी पे 0 एम्पियर फ्लो हो रहा है, यानी कि ये बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है हमारे करंट पे. ये हमारे बैटरी में लोड करंट हमारा 1 एम्पियर. ओके, इट डज नॉट. फन ट्रिक टू रिमेंबर, थिंक ऑफ बैटरीज लाइक वाटर टैंक्स एट डिफरेंट हाइट. द हायर टैंक बैटरी ए पुशेस मोर वाटर करंट. तो इसे हम देख लेते हैं. देखो
वाटर टैंक से हमारे डिफरेंट हाइट्स पे है। द हायर टैंकर बैटरी ए पुशेस मोर वाटर, जो हायर हाइट पे है वो ज़्यादा पानी फेंक रहा है, यानी कि करंट फेंक रहा है। बैटरी जो हमारी, हम उसे कंसिडर कर लेते हैं हायर टैंकर, यानी कि जो हमारी बैटरी है वो ज़्यादा पानी फेंक रहा है टैंकर, यानी कि जो बैटरी है वो ज़्यादा करंट फेंक रही है। वाइल द लोअर वन बैटरी बी जस्ट सिट्स एंड डजंट पुश वाटर फॉरवर्ड, यानी कि बैटरी बी जो है वो बस बैठी है और कोई भी पानी यानी कि करंट आगे को फॉरवर्ड को पुश कर ही नहीं रही है। ओके, so moving ahead, state and explain maximum power transfer theorem. Derive an expression for maximum power transfer theorem. So the maximum power transfer theorem states that the load receives maximum power from a source when the load resistance equals the internal resistance of the source. This principle is widely used in electrical circuit to optimize power delivery. तब से हम डिस्कस कर रहे हैं maximum power transfer theorem. Maybe it's clear to you, but still state that the load receive maximum power from a source. जब एक लोड रिसीव करता है मैक्सिमम पावर उसके सोर्स से, व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इक्वल्स द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स, इट सिंपली सेज कि हमारा जो लोड यानी कि आरएल होता है वो हमारे इक्वल हो जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि हमारे आरटीएच के इक्वल हो जाता है। ओके, तो इसका हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है, तो लेट्स डिराइव दैट। तो इसके लिए हम लेंगे पहले जो अमाउंट ऑफ पावर डिसिपेटेड जो हमारे लोड रजिस्टर के अक्रॉस होती है वो होता है हमारा पी एल इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल। ओके, देन इस आई को हम लिख सकते हैं वी टी एच अपॉन में आर टी एच प्लस आर एल। ये हमारे थेवेनिन्स की एक जो इक्विवेलेंट इक्वेशन है वो है इन अबव इक्वेशन। अब इसमें हम आई की वैल्यू को डाल देंगे, पी एल इक्वल टू वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वायर आर एल। ओके, देन इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। पी एल इक्वल टू वी टी एच स्क्वायर, देन हेयर कम्स आर एल अपॉन आर टी एच प्लस आर एल स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, कंडीशन देखेंगे पहले जो हमारे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन होती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों एलएचएस और आरएचएस को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू आरएल, यानी कि लोड रेजिस्टेंस पीएल अपॉन में डी आरएल। ठीक है, पीएल यानी कि हमारी जो पावर होगी लोड की उसको हमने विथ रिस्पेक्ट टू आरएल से डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो वी टी एच स्क्वायर ये हो जाएगा तुम्हारा आर टी एच स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर एल इंटू 2 आर टी एच, और ये हमारे इक्वल टू हो जाएगा 0 के, और ये हमारे इक्वल टू हो जाएगा 0 के। मे बी इट्स क्लियर टू यू। तो सिंपली अब इसे हम सॉल्व करते हुए चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। आई एम होपिंग कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन आता होगा। तो हियर कम्स आर टी एच प्लस आर एल इक्वल टू 0। ओके, तो सॉल्विंग इट एट द एंड, इसको पूरा सॉल्व नहीं करते हैं, सीधे सीधे लिख देते हैं आर एल माइनस 2 आर एल इक्वल टू 0। अब हमारा ये बन जाएगा आर टी एच माइनस आर एल, सिंपल अरिथमेटिक यूज किया है, ठीक है, इक्वल टू 0। और इसमें हमारी कंडीशन हमें क्या मिल जाएगी, आर टी एच इक्वल टू आर एल, हैंस प्रूफ। जो हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन होती है वो हमने प्रूफ कर लिया। इसकी मदद से अब जो हमारी इक्वेशन 1 थी, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, इसमें हम आर टी एच जो हमारे आर टी एच की वैल्यू है आर एल की वैल्यू से आर टी एच रख सकते हैं, या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, आर एल को आर टी एच रख सकते हैं, बट इसमें हमें लोड रेजिस्टेंस की जरूरत है तो हम आर टी एच रखेंगे। तो देन इट बिकम्स पी एल इक्वल टू जो हमारी पी मैक्स की वैल्यू बनेगी वी टी एच स्क्वायर आर टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर टी एच इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। वी टी एच स्क्वायर आर टी एच अपॉन में 4 आर टी एच स्क्वायर। ठीक है,
एक RTH से एक RTH चले जाएगा, VTH स्क्वायर हो जाएगा 4RTH। और ये हमने अपने P मैक्स की एक्सप्रेशन को डिराइव कर लिया। तो हमारा कंडीशन जो था RTH इक्वल टू RL, ये भी हमने डिराइव कर ली, और इसका जो एक्सप्रेशन हमारा मैक्सिमम पावर का वो भी हमने डिराइव कर लिया। ओके, दीज टू आर डन। आफ्टर दैट मूविंग अहेड, तो यही चीज़ हमने यहाँ भी लिखी हुई है, बस हमने इसे प्रॉपर वे में, इलेबोरेटिव वे में आपको करके भी दिखा दिया। दैट अब तुम इसे पावर मैक्स, जो मैक्स पावर है, इसको एक सी सॉ की तरह कंसीडर कर सकते हो, जिसके दोनों साइड इक्वल वेट होता है। सी सॉ बैलेंस करता है परफेक्टली, मेकिंग पावर ट्रांसफर मोस्ट एफिशिएंट। इफ द वेट्स आर अनइवन, अगर वेट्स अनइवन है तो एक साइड डोमिनेट कर जाएगी, जिससे हमारी जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका न्यूमेरिकल भी आता है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल में हमारे मोस्टली ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार नहीं आते, तो थ्योरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं मोस्टली। तो इसमें हमारा होता है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, और ये कहाँ पे यूज किया जाता है, दैट्स व्हाट आवर क्वेश्चन इज। तो द स्टार डेल्टा transformation is a mathematical technique used to convert a three-terminal resistive network from star Y, that is our star Y configuration to delta configuration and vice versa. ओके, तो 3 रेजिस्टिव नेटवर्क होते हैं जिसमें हम स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार कॉन्फ़िगरेशंस के कन्वर्ट करते हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन सिंप्लीफाइज सर्किट एनालिसिस बाय मेकिंग कॉम्प्लेक्स रेजिस्टिव नेटवर्क मोर मैनेजेबल। जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स रेजिस्टिव नेटवर्क होते हैं उनको हम अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हैं। और इन्हें हम कब कब यूज़ करते हैं, सिंप्लीफाइंग सर्किट एनालिसिस, ऑब्वियसली किरचॉफ लॉ को से यूज़ सॉल्व करके, किरचॉफ लॉ को यूज़ करके जो भी हम नेटवर्क्स को सॉल्व करते हैं उसमें ये हमें हेल्प करता है कि अपने सर्किट को हम और सिंप्लीफाई कर सके, ठीक है, और कन्वीनियंटली हम उसे सिंप्लीफाई कर सके। एक्चुअली बैलेंस 3 फेज सिस्टम used in 3 phase power system where motors and transformers are often connected in delta or star configurations. Bridge and complex resistive circuits make solving bridge circuit and resistor network easier by transforming an awkward looking arrangement into something solvable. तो ये हमें हेल्प करता है कि जो अगर तुम्हारे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, जो मतलब ऐसे तुम्हें बिल्कुल लग रहा है कि डिफ़िकल्टी हो ज़्यादा सॉल्व करने के लिए, उसमें हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प करता है उसको थोड़ा सिंपलर, ईजियर, कि हाँ ये हो सकता है सॉल्व, उस वे में उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं कन्वर्ट करने के या ट्रांसफॉर्म करने के, वो होते हैं, अगर इनको डिराइव करने के लिए भी आ सकता है और इनका डेरिवेशन भी बहुत इजी है। तो स्टार टू डेल्टा, तो आर ए बी, दिस इज आर फॉर्मूलाज। तो इसमें एक कोई इजी ट्रिक बताती हूँ। जहाँ पे ए बी होगा तो सबसे पहले ए बी आएगा, और वो जैसे ए बी है तो ये आर सी से हो रहा होगा, बी सी है तो जो प्रेजेंट नहीं है उससे ये डिवाइड हो रहा होगा, बाकी तो ऊपर के सेम ही होते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना। अगर आर ए बी को देख रहे हैं तो डिवाइड आर सी से होगा, जो रजिस्टर प्रेजेंट नहीं है उससे वो डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, नॉट सिमिलरली डेल्टा टू स्टार, आर ए इक्वल टू आर ए बी आर सी ए है तो ए बी और सी ए दोनों के साथ इनको मल्टीप्लाई करना है। अगर हम रजिस्टर ए के लिए देख रहे हैं तो बी के साथ भी होगा और ए के साथ भी होगा। एक चीज़ इसको हम और इजीली समझ सकते हैं डायग्राम के साथ। अगर मैं देखूँ तो जो तुम्हारे डेल्टा और स्टार होते हैं, कुछ तुम्हारे जो डेल्टा होते हैं वो तुम्हारे एजिस पे होते हैं, ठीक है, और जो तुम्हारे स्टार होता है वो एक सिंगल, तुम इसे समझ सकते हो एक सिंगल लाइन में तुम किसी चीज़ को निकालते हो। इसलिए जब हम स्टार टू डेल्टा करते हैं तो हम दोनों चीज़ें देखते हैं, यानी कि हम दोनों नोड देख रहे होते हैं एक तरह से। और जब हम इस डेल्टा टू स्टार निकालते हैं तो हम एक सिंगल को लेते हुए चलते हैं, क्योंकि हमें एक सिंगल पॉइंट पे चाहिए होता है। अगर बी के लिए चाहिए तो ये है, सी के लिए चाहिए तो ये है, ए के लिए चाहिए तो ये है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम फॉर्मूलाज को तोड़ सकते हो, अपने हिसाब से याद कर सकते हो। तो इसको भी हम कैसे याद करते हैं, स्टार एज अ टेबल विथ 3 लेग्स।
ठीक है। स्टार एक टेबल की तरह है जिसके 3 लेग हैं और डेल्टा है जो कि एक ट्राइंगल है, ठीक है। स्टार क्या है, ये है जिसके वो है, और डेल्टा तुम्हारे पूरा फिल्ड ट्राइंगल है एक तरह से। स्टार लुक्स मोर ओपन, ये तुम्हें मोर ओपन दिखेगा, वाइल डेटा टाइटली कनेक्टेड, ये तुम्हें कनेक्टेड दिखेगा। वी स्विच बिटवीन देम टू मेक सॉल्विंग इजियर। अब हम इन्हें स्विच क्यों करते हैं, क्योंकि अलग अलग सर्किट्स में अलग अलग टेक्निक से हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। What are advantages of using the star delta transformation? How is the star delta transformation performed? अब देखो वही चीजें वापस पढ़ने वाले हैं हम, बस उसको थोड़ा हम बेटर इलेबोरेटिव वे में और ज्यादा देखेंगे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन को। तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, ऑब्वियसली यूजफुल इन 3-phase पावर सिस्टम, एड्स इन सॉल्विंग ब्रिज सर्किट, एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर क्वेश्चन इस तरह से आते हैं तो आंसर इस तरह से लिख देना। हाउ इज स्टार डेल्टा परफॉर्म, कैसे होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन्स। पहले स्टार टू डेल्टा, जिसमें कि हम इन फॉर्मूलाज को यूज करते हैं, और इसमें एक फॉर्मूला और है। अगर हमारे आर ए, आर बी, आर सी की वैल्यू सेम है तो हम इसे आर स्टार कंसिडर कर सकते हो। आर स्टार एक वेरिएबल की तरह ले लो, इसको तुम कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, जिसकी वैल्यू तुम्हारे आर डेल्टा के लिए निकालने के लिए डायरेक्टली तुम्हारी जो भी वैल्यू इनकी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हारे आंसर तुम्हें इजीली मिल जाएंगे। इफ एंड ओनली कंडीशन अगर तुम्हारे आर ए, आर बी, आर सी की वैल्यू सेम है। ओके, सो मूविंग है डेल्टा टू स्टार, इसमें भी तुम्हारे सिमिलरली जो भी फॉर्मूला हमने पढ़े थे वो तो रहेंगे। इसमें भी अगर तुम्हारे R1, R2, R3 की वैल्यू सेम है तो इसे एक वेरिएबल कंसिडर कर लो। जैसे इसमें आर स्टार कंसिडर किया है, इसमें आर स्टार इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा आर डेल्टा अपॉन में 3। ओके, ये डेल्टा होना चाहिए, गलती हुई है। ओके, तो आर डेल्टा उसमें मल्टीप्लाई करना है स्टार टू डेल्टा में, डेल्टा टू स्टार में आप डिवाइड कर लो 3 से, डायरेक्टली तुम्हारे जो आंसर होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। इसमें भी सेम चीज है कि तुम्हारे जो स्टार है उसको 3 लेग स्टूल कंसिडर कर लो, डेल्टा को तुम टाइट ट्राइंगल कंसिडर कर लो, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प स्विच बिटवीन दीज फॉर्म्स टू मेक कैलकुलेशन ईजियर। तुम्हारे कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए ये चीज ट्रांसफॉर्मेशन हम करते रहते हैं सर्किट्स के बीच में। What are the steps involved in network analysis using Thevenin's theorem? अब तुम्हारे स्टेप जो है वो नेटवर्क एनालिसिस में कैसे इन्वॉल्व होते हैं, नेटवर्क एनालिसिस तुम्हारे Thevenin's theorem को यूज करके। ओके, स्टेप फॉर नेटवर्क एनालिसिस यूजिंग Thevenin's theorem. Thevenin's theorem simplifies complex circuit into an equivalent circuit consisting of a single voltage source and a series resistance. तो हमारा जो थेवेनिन्स होता है क्या होता है, एक इक्विवेलेंट सर्किट होता है उसका, जिसमें एक सिंगल वोल्टेज सोर्स होगा जो कि VTH होगा, और एक रेजिस्टेंस होगा जो कि तुम्हारा RTH होगा, जिसे थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, लो रेजिस्टेंस को रिमूव कर लोगे, RL को रिमूव किया, उसके बाद डिस्कनेक्ट कर लो RL टू एनालाइज द नेटवर्क विदाउट इट। फिर फाइंड कर लो VTH को, ओपन सर्किट वोल्टेज जो तुम्हारा होगा, ठीक है, जिसमें कि तुम्हारा लोड क्या होगा वो कनेक्टेड होगा, और इस वोल्टेज को हम थेवेनिन्स वोल्टेज कहते हैं। फाइंड द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH, डीएक्टिवेट ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस, ठीक है, सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को डीएक्टिवेट कर दो, वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट सर्किट कर लो, करंट सोर्सेज को ओपन सर्किट कर लो। उसके बाद कैलकुलेट द रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम द ओपन टर्मिनल, जो भी तुम्हारे ओपन टर्मिनल्स है उससे तुम्हारे रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लो, ये तुम्हें दे देगा RTH, ये तुम्हें मिल जाएगा RTH यानी कि थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। कंस्ट्रक्ट Thevenin's equivalent circuit, draw a simple circuit with VTH in series with RTH, place the original load resistance RL back into the circuit। जैसे तुम्हें VTH RTH दोनों मिल जाते हैं, लोड रेजिस्टेंस को वापस सर्किट में डालो। उसके बाद इस ओम लॉ को यूज करने के बाद Thevenin's इक्विवेलेंट सर्किट का जो फॉर्मूला है या तुम कह लो एक्सप्रेशन है, इसे यूज करो, जो भी तुम्हें VTH RTH की तुमने वैल्यू निकाली है वो डालो, RL की वैल्यू डालो, और तुम्हें इसके साथ तुम्हारा करंट की वैल्यू यानी कि IL की वैल्यू जो लोड पे है वो तुम्हें मिल जाएगी। तो दिस गिव्स द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड, ये तुम्हें मिल गया अपना करंट। इसको कैसे याद कर सकते हो, श्रिंकिंग जंगल की तरह ले लो थेवेनिन्स थ्योरम को, श्रिंकिंग अ जंगल इनटू अ सिंगल ट्री, पेड़ों को काट के एक सिंगल ट्री समझ लो, ऐसे समझ लो। इंस्टीड ऑफ डीलिंग विद अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, एक पूरे जंगल से लड़ने की बजाय तुम उससे रिप्लेस कर लो एक सिंगल ट्री के साथ, यानी कि एक सिंगल वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस टू मेक कैलकुलेशंस इजियर, ठीक है।
सो दिस वॉज आवर थ्योरी पार्ट। इस यूनिट के न्यूमेरिकल्स विद सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में प्रोवाइडेड है, सो यू मे गो एंड रिफर टू देम। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको आपके एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करने में हेल्प करेगा।